कल्पना कीजिए, एक बेहद ताकतवर राजनेता या कोई बहुत बड़ा अधिकारी एक बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे रहा है। हम्म। कैमरे चल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और उस भाषण के तुरंत बाद, मतलब एकदम बाद, इलाके में दंगे भड़क उठते हैं। जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। अब एक आम नागरिक जो इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखता है, वो न्याय की उम्मीद में सीधे पुलिस स्टेशन भागता है। हाँ, स्वाभाविक है। वो पुलिस से कहता है कि देखिए, सब कुछ कैमरे पर है, कृपया तुरंत एफआईआर दर्ज करें। लेकिन तभी पुलिस अधिकारी फाइल बंद करता है और कहता है कि रुकिए, हमारे पास एफआईआर लिखने का अधिकार नहीं है। और यहीं से असली परेशानी शुरू होती है। हाँ, वो कहते हैं कि ये एक पब्लिक सर्वेंट है, मतलब लोक सेवक है, पहले सरकार से परमिशन लेके आइए। सुनने में ये स्थिति किसी फिल्म के सीन जैसी लग सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से सालों से हमारी न्याय व्यवस्था में ये एक कड़वी हकीकत रही है। सही कहा। आज के इस विशेष गहन चर्चा का विषय ठीक यही कानूनी भूल भुलैया है। और ये भूल भुलैया इतनी गहरी है कि इसने दशकों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, पुलिस, अदालतों और आम नागरिकों को बुरी तरह उलझा कर रखा है। एकदम सच। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2026 के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले और हमारे नए आपराधिक कानूनों, जो कि सीआरपीसी और बीएनएसएस है, उनके इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। आज हमारा मिशन ये समझना है कि जब सिस्टम ही एक दीवार बन जाए, मतलब जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दे, तो एक आम नागरिक के पास क्या कानूनी अधिकार बचते हैं। और ये भी कि राजनेताओं या लोक सेवकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। हाँ, लेकिन इस विषय की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है कि स्रोत सामग्री में जो कुछ विशिष्ट नाम आए हैं, उनके बारे में एक स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे दस्तावेजों में वर्ष 2026 के वृंदा करात बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली मामले का बहुत गहराई से जिक्र है। इस मामले में सीपीआईएम नेता वृंदा करात और बीजेपी नेताओं जैसे कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के नाम ऐतिहासिक और तथ्यात्मक रूप से शामिल हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कानूनी पहलुओं, तथ्यों और न्याय प्रणाली कैसे काम करती है, बस उसका एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। अदालत के फैसले व्यक्तियों से ऊपर होते हैं, क्योंकि वे भविष्य के लिए कानून तय करते हैं। एकदम सही बात है। तो चलिए इस मामले की जड़ों में चलते हैं, जिसने इस पूरी बहस को एक नया आकार दिया। अगर हम 2020 के दिल्ली दंगों से पहले के कथित हेट स्पीच, मतलब घृणा भाषणों वाले मामले को देखें, तो तथ्य बताते हैं कि वृंदा करात ने नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हाँ, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ये मांग रखी थी, लेकिन जब बात मजिस्ट्रेट के पास पहुंची तो उन्होंने एफआईआर का आदेश देने से सीधा इनकार कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट के उस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी, जो कि एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो बहुत ही हैरान करने वाला है। बहुत ज्यादा। मैं इसी पर आना चाहती थी। मान लीजिए मैं क्लाइंट के तौर पर आपके पास आती हूँ, एक आम नागरिक की तरह। जी बताइए। मैं पूछती हूँ कि एडवोकेट साहब, अगर सड़क पर कोई आम इंसान ऐसा ही अपराध करता तो क्या पुलिस किसी से परमिशन मांगती? जवाब है नहीं। तो क्या लोक सेवकों के लिए पहले से सरकारी परमिशन लाना एक तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब जिस विभाग के अधिकारी ने गलती की है, उसी के बॉस से जाकर पूछना पड़ेगा कि क्या हम आपके अधिकारी की जांच कर सकते हैं। ये तो न्याय की प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही कुचल देने जैसा है। देखिए, अगर इसे सिर्फ सतह से देखा जाए तो ये आपको वीआईपी ट्रीटमेंट ही लगेगा। लेकिन कानूनी इतिहास और इसके पीछे के तंत्र को, मतलब इसके मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। कानून बनाने वालों ने पुराने सीआरपीसी की धारा 196 और 197 इसलिए नहीं बनाई थी कि अपराधियों को बचाया जा सके। अच्छा, तो फिर इसका क्या उद्देश्य था? इसका मूल उद्देश्य था ईमानदार सरकारी कर्मचारियों और कड़े फैसले लेने वाले अधिकारियों को झूठे मुकदमों से बचाना। झूठे मुकदमों से? हाँ, सोचिए, एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर है या कोई बहुत सख्त टैक्स अधिकारी है जो अपने काम के दौरान कई प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है।
हाँ, उनके दुश्मन तो बनी जाते होंगे। बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ बदला लेने के लिए उन पर व्यक्तिगत मुकदमा ठोक दे, तो वो अधिकारी अपना काम कैसे करेगा? वो तो बस कोर्ट के चक्कर ही काटता रह जाएगा। एकदम सही। वो अपना पूरा कार्यकाल अदालतों में अपना बचाव करने में निकाल देगा। प्रशासन का पूरा पहिया ही रुक जाएगा। मतलब सिस्टम को काम करने के लिए एक शील्ड या सुरक्षा कवच की जरूरत तो होती ही है। जी। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रही हूं, असली समस्या इस सुरक्षा कवच के उद्देश्य में नहीं थी। समस्या इस बात में थी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कवच का इस्तेमाल गलत दरवाजे पर कर लिया था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से वो तकनीकी शब्द सामने आता है जिसने सबसे ज्यादा उलझन पैदा की। संज्ञान लेना। हाँ, संज्ञान लेना, जिसे अंग्रेजी में हम कॉग्निजेंस कहते हैं। जी। यही वो बिंदु है जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक ऐतिहासिक लकीर खींची। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने संज्ञान यानी कॉग्निजेंस और पूर्व संज्ञान यानी प्री कॉग्निजेंस के बीच के बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को नजरअंदाज कर दिया था। मतलब ये दोनों अलग अलग चरण हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि धारा 196 या 197 के तहत जो पूर्व स्वीकृति या सरकारी अनुमति चाहिए होती है, वो केवल संज्ञान के चरण पर जरूरी है, जांच के चरण पर नहीं। रुकिए, ये संज्ञान और पूर्व संज्ञान शब्दों का खेल थोड़ा भारी हो सकता है। हाँ, कानूनी भाषा थोड़ी जटिल होती है। इसे थोड़ा सरल करते हैं। एक बहुत ही व्यवहारिक उपमा से समझते हैं। बताइए। रुकावट संज्ञान लेने पर है, जांच पर नहीं। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि पूर्व संज्ञान यानी जांच का जो शुरुआती चरण है, वो सिर्फ दरवाजे के आई होल से, उस छोटे से छेद से ये देखना है कि बाहर कौन खड़ा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या सच में बाहर कोई शोर शराबा हो रहा है? बस इतना देखना। जबकि संज्ञान यानी मुकदमे का चरण, वो उस मेहमान को घर के अंदर बुलाकर सोफे पर बिठाना और एक लंबी औपचारिक बातचीत या पूछताछ शुरू करना है। एकदम सटीक। अब दरवाजे के आई होल से झांक कर देखने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत थोड़ी होनी चाहिए। ये तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालत की भाषा में भी बिल्कुल यही हो रहा था। अच्छा। हाँ, जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 156(3) CRPC या अगर हम नए कानून की बात करें तो 175(3) BNSS का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच करने का आदेश देता है, तो मजिस्ट्रेट असल में अदालत में कोई मुकदमा शुरू नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ पुलिस से कह रहा है कि जाओ आई होल से देखो कि बाहर क्या हो रहा है, तथ्य इकट्ठे करो। मतलब वो सिर्फ शुरुआती जांच है। बिल्कुल। ये विशुद्ध रूप से पूर्व संज्ञान का चरण है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आई होल से देखने के लिए भी सरकार से NOC मांग ली थी। हाँ, जो कि कानूनी रूप से बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी व्याख्या को दुरुस्त किया और साफ शब्दों में कहा कि एक मजिस्ट्रेट बिना किसी सरकारी अनुमति के पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जांच शुरू करने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, मुकदमा चलाने के लिए चाहिए। ये तो न्याय प्रणाली के नजरिए से एक बहुत ही ताकतवर फैसला है। निश्चित रूप से। लेकिन एडवोकेट साहब, अगर गहराई से देखें तो मेरे मन में एक नई चिंता जन्म ले रही है। कैसी चिंता? देखिए, जांच करना ठीक है, लेकिन अगर जांच शुरू करना इतना ही आसान हो गया है और किसी अनुमति की जरूरत ही नहीं है, तो क्या इससे झूठी शिकायतों की बाढ़ नहीं आ जाएगी? कोई भी आम नागरिक किसी भी ताकतवर अधिकारी से अपना व्यक्तिगत बदला लेने के लिए सीधे मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा। वो कहेगा कि इसके खिलाफ FIR का आदेश दे दीजिए। हाँ, ये डर तो है। क्या ऐसा नहीं लगता कि हमने एक समस्या सुलझाकर दूसरी समस्या खड़ी कर दी है? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और मजे की बात यह है कि इस चिंता का समाधान केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं, बल्कि हमारे देश के नए आपराधिक कानूनों में मिलता है। अच्छा, नए कानूनों में? जी। पुराने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 लागू हो चुका है। विधायिका को भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए नए BNSS में जब पुरानी धारा 156 का 3 की जगह नई धारा 175 का 3 लाई गई, तो उसमें बहुत ही कड़े सुरक्षा उपाय जोड़ दिए गए। सेफगार्ड्स। तो ये नए सुरक्षा उपाय किस तरह से काम करते हैं? ये उपाय सिस्टम को एक बहुत ही कड़ा फिल्टर देते हैं। क्या ये इतने मजबूत हैं कि एक झूठे शिकायतकर्ता को रोक सकें? बिल्कुल। नए कानून में मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बड़ा सुरक्षा उपाय यह है कि अब कोई भी व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना सकता।
उसे अपनी शिकायत के समर्थन में एक अनिवार्य हलफनामा यानी एफिडेविट जमा करना होगा। ओहो। इसका मतलब है कि दावा बहुत बड़ा हो गया है। जी। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने हलफनामे में झूठ बोल रहा है तो उस पर भी झूठा हलफनामा देने के लिए फौजरी का आपराधिक मुकदमा चल सकता है। सुरक्षा उपाय ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस की जिम्मेदारी को ऐसे ही बाईपास न किया जाए। मतलब शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के सामने ये साबित करना होगा कि उसने पहले पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। अच्छा, सीधे कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं, और जब थाने में कुछ नहीं हुआ तो वो धारा 1773 4 BNSS के तहत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी एसपी के पास भी गया था। जब ये दोनों दरवाजे बंद हो जाएं, तभी मजिस्ट्रेट उस मामले में दखल देगा। मतलब आपको पूरी सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाना होगा, आप सीधे छलांग नहीं लगा सकते। बिल्कुल। ये तो प्रक्रिया को बहुत व्यवस्थित बनाता है। लेकिन तीसरा उपाय क्या है, खासकर तब जब आरोपी खुद एक बहुत ताकतवर लोक सेवक हो? तीसरा उपाय ही सबसे अहम है और ये आपकी उस पिछली चिंता का सीधा जवाब है कि लोग बदला लेने के लिए केस करेंगे। हाँ। नए कानून के तहत अगर शिकायत किसी लोक सेवक के खिलाफ है तो मजिस्ट्रेट सिर्फ हलफनामा देखकर जांच का आदेश नहीं दे देगा। तो वो क्या करेगा? जांच का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट को उस लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगनी होगी। ओहो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट को उस घटना के बारे में उस लोक सेवक का पक्ष भी सुनना होगा। एक तरफ हम अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रहे थे कि जांच के लिए सरकार की औपचारिक अनुमति नहीं चाहिए जी। और दूसरी तरफ नया कानून कह रहा है कि जांच का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट को उस अधिकारी और उसके बॉस का पक्ष सुनना ही पड़ेगा। क्या ये एक मिनी ट्रायल जैसा नहीं हो गया? ये एक बहुत ही बारीक और बहुत ही सोच समझकर बनाया गया संतुलन है। थोड़ा समझाइए इसे। इसे ऐसे समझिए, जांच के लिए सरकार की मोहर या परमिशन की जरूरत नहीं है, जो कि पहले एक राजनीतिक या प्रशासनिक फैसला होता था। हाँ, वो तो खत्म हो गया। लेकिन मजिस्ट्रेट को न्यायिक रूप से संतुष्ट होना पड़ेगा कि शिकायत में सचमुच दम है या ये सिर्फ उस अधिकारी को परेशान करने के लिए है। अच्छा, मतलब फैसला अब नेता नहीं, जज करेगा। बिल्कुल। ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन एडवोकेट साहब, जब असल में संज्ञान लेने का वक्त आता है, यानी जब मुकदमा शुरू करने के लिए सच में पूर्व स्वीकृति की जरूरत होती है, हाँ, कॉग्निजेंस की टाइम पे, वहां भी तो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक बीमारी थी। इतिहास गवाह है कि सरकारें अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए फाइलों पर कुंडली मारकर बैठ जाती थीं। ये तो हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई रही है। मान लीजिए एक भ्रष्ट अधिकारी की फाइल है, वो सालों साल मंत्रालयों में धूल खाती रहती थी। बिल्कुल। सरकार न हाँ कहती थी न ना कहती थी। ऐसे में उस नई व्यवस्था का क्या फायदा अगर अंत में जाकर मुकदमा शुरू ही न हो पाए? यही तो लाल पीताशाही के सबसे बड़ी खामी थी। और मैं आपको बताऊं, इसी खामी को जड़ से खत्म करने के लिए नए BNSS की धारा 218 के तहत एक क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। कैसा बदलाव? पुराने CRPC की धारा 197 की जगह अब ये नई व्यवस्था है कि सरकार को 120 दिनों के भीतर ये फैसला करना ही होगा कि वो मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे रही है या नहीं। 120 दिन की डेडलाइन? हाँ। लेकिन अगर सरकारें फिर भी अपनी पुरानी आदत पर अड़ी रहें तो? मान लीजिए सरकार जानबूझकर 120 दिनों तक कोई जवाब ही ना दे, फाइल वैसी ही दराज में पड़ी रहे, तो क्या होगा? तो कानून अपने आप मान लेगा कि सरकार ने परमिशन दे दी है। अरे वाह! जी, इसे कानूनी भाषा में मान ली गई स्वीकृति या डीम्ड सैंक्शन कहा जाता है। डीम्ड सैंक्शन? हाँ, 120 दिन का समय पूरा होते ही मजिस्ट्रेट को सरकार के पत्र का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधे अपना काम शुरू कर सकता है। ये तो वाकई जवाबदेही तय करने वाला कदम है। मतलब सरकारी तंत्र की जो चुप्पी है वो अब ढाल नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं। तो इस सबको एक व्यवहारिक ढांचे में रखते हैं। जी। मान लीजिए मैं एक आम नागरिक की तरह आपके पास कानूनी सलाह लेने आती हूँ। एक हेट स्पीच का मामला है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो इन सब कानूनी बदलावों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और नए BNSS के बाद मेरे लिए जमीन पर काम करने वाला एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप रास्ता क्या है? देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पुलिस के काम ना करने पर अदालत को नए नियम बना देने चाहिए। वृंदा करात मामले में भी याचिकाकर्ताओं ने यही तर्क दिया था कि हेट स्पीच को लेकर कानून में कमी है। हाँ, उन्होंने कहा कि कानून में कमी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ नए दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं। अदालत ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि हमारे पास भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और अन्य कानूनों में ऐसे पर्याप्त प्रावधान हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों से पूरी सख्ती से निपट सकते हैं।
समस्या कानून की कमी नहीं है, लेजिस्लेटिव वैक्यूम नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है उन कानूनों के लागू न होने की, एनफोर्समेंट की। मतलब अदालत ने साफ कर दिया कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है। बिल्कुल। अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, उसके सिद्धांत का हवाला दिया। न्यायपालिका संसद का काम नहीं कर सकती। सही बात है। इसके साथ ही कोर्ट ने ललिता कुमारी मामले के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाई। उस फैसले ने यह स्थापित किया था कि अगर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, हाँ, तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य है। इसमें पुलिस के पास अपनी मर्जी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी उस अनिवार्य कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो आप एक एडवोकेट के तौर पर मुझे क्या सलाह देंगे? पहला कदम क्या होगा? देखिए, एक व्यवस्थित कानूनी रास्ता इस प्रकार होगा। कदम 1, आप सबसे पहले अपनी लिखित शिकायत लेकर थाना प्रभारी यानी एसएचओ के पास जाएंगी। ठीक है। ये प्रक्रिया अब धारा 173(1) बीएनएसएस के तहत आती है। मान लीजिए एसएचओ किसी दबाव में एफआईआर लिखने से मना कर देता है, तब? तो हम कदम 2 पर जाएंगे। आप वो शिकायत लिखित रूप में जिले के एसपी या डीसीपी को भेजेंगी। ये धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत है। एसपी के पास ये अधिकार है कि वो खुद जांच करे या किसी और अधिकारी को निर्देश दे। और मान लीजिए कि सिस्टम पूरी तरह से लकवाग्रस्त है, एसपी कार्यालय से भी कोई जवाब नहीं आता, तब क्या करेंगे? तब हम न्यायपालिका की ओर मुड़ेंगे। ये है कदम 3। हम एक बहुत ही मजबूत हलफनामा तैयार करेंगे। वही एफिडेविट? हाँ, उसमें पूरे सबूत होंगे कि हमने एसएचओ और एसपी दोनों से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इस हलफनामे के साथ हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करके जांच करने का आदेश देने की मांग करेंगे। बिल्कुल सही। और जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में समझा, इस पूर्व संज्ञान के चरण पर मजिस्ट्रेट को किसी सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। एकदम सही। वो सिर्फ ये देखेगा कि क्या हलफनामे में दम है। और अगर मान लीजिए मैं सिस्टम के इस पुलिस वाले रास्ते से पूरी तरह निराश हो चुकी हूँ, मुझे पुलिस पे भरोसा ही नहीं है, तब? तो कानून आपको एक चौथा विकल्प भी देता है। वो क्या है? आप धारा 223 बीएनएसएस के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, इसमें पुलिस की एफआईआर की जरूरत ही नहीं होती। मजिस्ट्रेट खुद शिकायत की जांच करता है और गवाहों के बयान दर्ज करता है। अरे वाह, ये तो एक आम नागरिक को सच में बहुत बड़ी ताकत देता है। बिल्कुल देता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकाले तो ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के इस 2026 के फैसले और बीएनएसएस के नए प्रावधानों ने प्रशासन और न्यायपालिका के बीच के शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। हाँ, एक बड़ा शिफ्ट आया है। अब पुलिस या सरकार पूर्व अनुमति नहीं है का तकनीकी बहाना बनाकर किसी भी रसूखदार व्यक्ति को शुरुआती जांच से नहीं बचा सकती। एकदम सही। और वो जो 120 डे वाला डीम्ड सैंक्शन का नियम है, उसने तो फाइलों को दबाकर रखने वाली लाल फीताशाही को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये निश्चित रूप से पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे सिस्टम में एक तय समय सीमा और जवाबदेही आती है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एडवोकेट साहब, हर नए कानून के साथ नए सवाल भी तो पैदा होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हमने चर्चा की कि कैसे बीएनएसएस ने सरकार को मंजूरी देने के लिए 120 दिन की डेडलाइन दे दी है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एक कदम आगे की सोचें, अगर सरकारें इस 120 दिन की डेडलाइन का तोड़ निकालने तो? आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि मान लीजिए कोई सरकार जानबूझकर चुप रहकर डीम्ड सैंक्शन नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि सरकार ने अदालत के सामने घुटने टेक दिए हैं। हाँ, ईगो का सवाल आ जाता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारें 119वें दिन एक बहुत ही चालाकी से ड्राफ्ट किया गया रिजेक्शन लेटर थमा दें? ओहो। जिसमें जांच ना करने के इतने तकनीकी और जटिल कारण लिखे हों कि वो लेटर कानूनी रूप से बुलेट प्रूफ लगे। ये एक बहुत ही गंभीर संभावना है। तो ऐसे में मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम राजनीतिक मौन के युग से निकलकर राजनीतिक रूप से प्रेरित कानूनी बहानेबाजी के युग में प्रवेश कर रहे हैं? अगर सरकार 119वें दिन आधिकारिक तौर पर मना कर देती है, तो क्या मजिस्ट्रेट के पास उस मनाही की क्वालिटी को चुनौती देने का अधिकार होगा? ये एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है। क्या अदालतें अब इस बात की जांच करेंगी कि सरकार का ना कहना सही था या गलत? क्योंकि अगर अदालतें उस ना की समीक्षा करने बैठ गईं, तो न्याय मिलने में फिर से सालों लग जाएंगे।
बिल्कुल। और अगर समीक्षा नहीं की तो 20 दिन का नियम सिर्फ एक कागजी नियम बनकर रह जाएगा। आपने बहुत ही गहरी बात कही है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद भविष्य में सुप्रीम कोर्ट की किसी बड़ी बेंच के सामने फिर से खड़ा होगा। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि न्याय की प्रक्रिया हमेशा एक निरंतर चलने वाला सफर है। जी, कानून हमेशा विकसित होता रहता है। तो इस जटिल कानूनी विषय को इतनी बारीकी से और इतने व्यवहारिक तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में बहुत आनंद आया। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की गहन चर्चा। जब भी अखबारों में या टीवी पर किसी लोक सेवक की एफआईआर या हेट स्पीच के मामले को लेकर बहस होगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये संज्ञान, पूर्व संज्ञान और वो दरवाजे के आई होल वाला उदाहरण निश्चित रूप से आपको पूरा परिदृश्य समझने में मदद करेगा। बिल्कुल करेगा। सोचने वाली बात है ना? अगली बार फिर मिलेंगे।